डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, सेट 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी वर्जन में रहेगा ये। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका, मैंने पहले वाला जो पार्ट है उसमें सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। 1 नंबर, फिर आपका ये 2 नंबर, फिर उसके बाद में आपका 3 4, और इस तरह से करते हुए सारे क्वेश्चंस जो है मैंने करा दिए। ठीक है, तो अभी हम जो है आगे पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, जो कि 15 से थे, 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जल्द से जल्द आपके लिए शॉर्ट्स भी आने वाले हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी, छोटे से वीडियो के माध्यम से 2-2 मिनट के अंतराल में बहुत सारे ज्ञान की बातें होंगी जिससे आपका फ़ायदा होगा और आने वाले समय में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो पार्ट 1 मैंने बताया, जैसे पार्ट 1 के लिए प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड में आ जाएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करें पार्ट 2 में 15वां नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्यों का जो है वर्णन करना। व्यावसायिक बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक्स के, ठीक है ना। इसका देखिए, एक तो पहला काम जो है जमा को स्वीकार करना है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, मतलब इसी के नीचे मैंने इसका हिंदी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। क्या होता है कि बच्चों को हिंदी यहाँ पे पूरा लिखा है, फिर इंग्लिश बहुत नीचे चला जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने साथ साथ लिख दिया। तो यहाँ पर जो है एक्सेप्ट डिपॉजिट्स जो है ये बैंकों का काम है। ये आपका सारे के सारे किससे, कॉमर्शियल बैंकों के फंक्शन से। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, देखिए इसको आप आराम से पढ़ना, बहुत समझदारी से, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो आपके लिए कराए जा रहे हैं। ठीक है, बैंक का मूल कार्य क्या है, आम जनता या व्यापारिक समुदाय जो है उससे जमा को प्राप्त करना। ठीक है, और वो जमा किसी भी रूप में जो है ये ले सकते हैं। जमा को चालू खाते के रूप में ले सकते हैं, बचत, सावधि, आवर्ती, संचयी। ठीक है, और जब आप इन सभी माध्यम में से किसी भी माध्यम से आप जाते हैं तो इसमें जो बेनिफिट है वो मिलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी के पार्ट में दूसरा काम है उसका ऋण देना। ठीक है, और ये ऋण देता है ना, तो ये निम्नलिखित रूपों से ऋण प्रदान करता है। एक नगद साख के द्वारा, एक अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट के द्वारा, एक ऋण जो लोन होता है नॉर्मल, वो भी। ठीक है, तो 3 तरह से ये ऋण को देता है। यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में सब कुछ समझाया हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आते हैं, और बैंक क्या कर सकता है, चेक और बिलों का संग्रहण करना, यानी कि कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। ठीक है, ये भी काम इसका करना है। तो ये भी थर्ड आपका पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं साख पत्र जारी करना, यानी कि इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये भी इसका एक काम है। तो इस तरह से ये आप 4 पॉइंट जरूर लिखना, पूरे के पूरे चारों पॉइंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीमा की परिभाषा देनी है, बीमा के लाभों को संक्षेप में समझाना है, लाभ क्या हो सकते हैं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश टिंडल के अनुसार जो है बीमा की एक परिभाषा है जो सर्वमान्य यूनिवर्स में माना जाता है इसको। बीमा एक अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता द्वारा दी गई आस्मिकता पर एक बड़ी राशि का भुगतान करने के जोखिम को ध्यान रखते हुए एक राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन इसी तरह से आपको लिखनी होगी, तो अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विच यहाँ पे सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सम ऑफ मनी इज पेड, तो यहाँ पे ये विच सम ऑफ मनी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, वो देख लेना। तो ये आपका हो जाएगा। बीमा के जो महत्व है उनकी बात करते हैं हम। तो देखिए, बीमा के महत्व में इंपॉर्टेंस बीमा की क्या हो सकते हैं, देखिए इंश्योरेंस के, ये सुरक्षा प्रदान करता है यानी प्रोटेक्शन देता है। पहला पॉइंट आप ये लिख देंगे, 5 पॉइंट कम से कम आपको लिखने होंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक, यानी कि आप कंपटीशन मार्केट में करना चाहते हैं, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको बहुत ही शांति प्रदान होती है, क्योंकि आपका मन जब शांत होता है कि आपको लॉस होगा तो भी आपको नुकसान नहीं है, तो आप पूरा का पूरा केंद्र जो है अपना दिमाग का पूरा जो है व्यवसाय में लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप जो भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है उसको अधिक मजबूती के साथ सामना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पूंजी का बेहतर उपयोग, यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस करा लिया तो आप पूंजी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो है अ, नुकसान होगा तो भी आपको भरपाई मिल जाएगी। इसके बाद में क्रेडिट सुविधा जो है ये भी है, यानी कि साख सुविधा देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। ठीक है, इंश्योरेंस, तो ये भी आपका एक पॉइंट है। पूंजी निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में ये सहायता करता है, ये भी आपका एक पॉइंट है। आपको भी 5 पॉइंट लिख देना, 6 पॉइंट मैंने आपको बताया। समाज कल्याण के लिए भी आपका जो है बीमा सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो ये आप 6 पॉइंट है, इनमें से कोई भी जो आप 5 आसानी से याद कर सकते हैं, लिखना है आपको।
ई बिजनेस क्या है? तो ई बिजनेस तो आप सभी जानते हैं, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन ही मंगाते हो यार। तो ई व्यवसाय का सरल अर्थ, यानी कि ई बिजनेस का सरल अर्थ इंटरनेट पर व्यवसाय का संचालन करना है या संचालन से है। व्यावसायिक गतिविधि में उद्योग होगा, वाणिज्य होगा या व्यापार, जो है सारे के सारे शामिल होते हैं इस ई व्यवसाय में, ठीक है। इसमें ना तो केवल खरीदना ही नहीं बल्कि बेचना भी शामिल होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें। जो खरीद रहा है वो भी ई बिजनेस कर रहा है और जो बेच रहा है वो भी ई बिजनेस ही कर रहा है। और ग्राहकों को खोजना और व्यावसायिक भागीदारों के साथ सहयोग करना भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि इसमें आसानी से ग्राहकों को जो है सर्च किया जा सकता है बाई एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है ई बिजनेस जो ये शब्द था, ये सबसे पहले 1997 में IBM के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। IBM आप जानते ही हैं, IBM, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पर मैंने इसका इंग्लिश भी बताया है, तो जो बच्चे इंग्लिश में मीडियम के हैं वो यहाँ से इसको देख सकते हैं। एक बार हिंदी ज़रूर पढ़ना, ताकि आपसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में जाते समय आपको दिक्कत ना हो। अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर हिंदी में ज़रूर पढ़ते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। ई व्यवसाय के लोकप्रियता के क्या कारण हैं, यानी कि यहाँ क्या बोला है इसने, आधुनिक ई व्यवसाय में लाभों का वर्णन करना। अब लाभ क्या है, क्यों लोकप्रिय है, क्यों, क्या लाभ है इसके, अब देखिए। लाभ तो पहला है, आसानी खरीदारी हो जाती है, ठीक है, ये पहला है आपका काम, इजी शॉपिंग है, ठीक है। इसके बाद में लागत में कमी भी होती है भैया। इसमें क्या है, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तो रखने नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ कोस्ट जो है रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसके लिए कोई शोरूम नहीं खरीदना है आपको, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं बनाने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट होता है। एक ज़मीन का दाम आप जानते हो कितना, मतलब वो होता है। इसके साथ साथ बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती, मीडिएटर्स की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट अपनी डील कर सकते हो, कोई शोरूम के मालिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, और तेज़ी भी इसमें होती है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन बहुत सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, जानते ही हैं आप, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जनशक्ति यानी लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। अब आ जाइए, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, त्वरित वितरण होता है, यानी कि फास्टर या क्विक डिलीवरी होती है, ठीक है। त्वरित मतलब एक्सेलरेटेड डिलीवरी होती है, क्विक डिलीवरी होती है, ठीक है, ये चीज़ खासियत है, इसका लाभ है। इसके अलावा बेहतर डिस्प्ले होता है, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसको घुमा फिरा के 360 डिज़ाइन आप उसको दिखा सकते हैं, मतलब किस तरह से आप उसका इफेक्ट दे करके थोड़ा सा इन्हेंस करके एक गंदे से गंदे प्रोडक्ट को भी आप बहुत ज़्यादा जो है आकर्षक दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बेनिफिट है किसका। इसके अलावा बिक्री संवर्धन में ये सहायक होता है, यानी सेल्स को प्रमोट करने में भी ये सहायक होता है। तेज़ी से भुगतान इस माध्यम में किया जाता है, फास्ट पेमेंट्स जो है इसके द्वारा हो सकते हैं। त्वरित त्वरित प्रतिक्रिया है, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स जो है आपको मिलता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से परेशान है तो आपको शॉप में जा कर के ये वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से 7 हैं, इनमें से कोई भी आप 5-6 तो कम से कम लिख देना। अब आ जाइए, विमोचनशील ऋण पत्र और अविमोचनशील ऋण पत्रों में क्या अंतर है, या अर्थ, मतलब अंतर तो नहीं पूछा, अगर अंतर पूछता तो आप यही लिख दीजिए, बाकी आप सीधा सीधा अर्थ आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले विमोचनशील ऋण पत्र कौन से होते हैं, वे ऋण पत्र जिन्हें एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर चुकाना पड़ता है, या तो एक मुश्त में यानी कि एक साथ में, या वार्षिक आहरण द्वारा, या फिर खुले बाजार से स्वयं ऋण पत्र के खरीद करके, या निर्गमन की शर्तों के आधार पर विमोचनशील ऋण पत्र के रूप में उनको जाना जाता है, ठीक है। यही विमोचनशील पूछा इसने। और कंपनी ऐसे ऋण पत्र के मोचन के लिए एक विशेष आरक्षित खाता बनाती है, जिसे ऋण पत्र रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो विमोचनशील ऋण पत्र है ये 2 श्रेणियों में होते हैं, इस शर्त के साथ होती है और एक बिना शर्त के मिलती है, ठीक है। 2 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। अब इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में समझा दिया आपको, जो हिंदी में बताया मैंने, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा। इसमें दूसरा चीज़ पूछा गया, अविमोचनशील ऋण पत्र क्या होते हैं, तो सिंपल सा जस्ट उसका उल्टा, ये ऋण पत्र अनिश्चित काल के लिए जारी किए जाते हैं। वो निश्चित काल के लिए था, आपने देखा कि ये ऋण पत्र जिन्हें निश्चित अवधि या निश्चित काल के समाप्ति पर चुकाना पड़ता है, इसमें अनिश्चित काल होता है। इसके लिए इसे परपेचुअल ऋण पत्र भी कहा जाता है, ठीक है, उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऋण पत्र जिन्हें कंपनी के जीवन काल के दौरान भुनाया नहीं जा सकता, या ऋण पत्र जिन्हें केवल कंपनी के परिसमापन के समय भुनाया जा सकता है, उन्हें ही हम अविमोचनशील ऋण पत्र जो है माना जाता है या कहते हैं। और ऋण पत्रों के बहुत सारे प्रकार हैं, वो भी पूछ लेता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप 12th में बहुत सारा पढ़ेंगे इसके बारे में। आ जाइए अंतिम क्वेश्चन की तरफ। थोक व्यापारी के प्रमुख कार्य आपको बताने हैं।
मुख्य कार्य में हम बहुत सारे 10 कार्य में आपको बता रहा हूँ, 10 में से कम आप 5 6 7 लिख देना, ठीक है, क्योंकि एक एक दो लाइन के कार्य हैं। तो थोक व्यापारी का क्या क्या कार्य हो सकता है? माल की असेंबली करना। क्या करता है? ये सभी जगह से माल को इकट्ठा करता है, ठीक है, सामानों को एक ही जगह पे इकट्ठा करेगा, ठीक है। फिर विभिन्न प्रकार के सामानों को उत्पादन करने वाले कई निर्माताओं से इसको वो चीज़ खरीदना पड़ता है और बड़े बड़े ऑर्डर में लेता है। माल का फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग भी इसका काम है। इसके अलावा ग्रेडिंग करना, ठीक है। इसके अलावा वित्त पोषण का भी इसका काम है। अगला है परिवहन, ये भी इसका काम है। बाजार संरक्षण भी इसका काम है। मूल्य निर्धारण जो है ये भी इसका काम है, यहाँ पर आप जो है डॉट लगा लेना। उसके अलावा जानकारी प्रदान करना भी इसका काम है और बिक्री प्रशिक्षण भी इसका काम है। तो इस तरह से बहुत सारे काम है, आप इसमें से 7 8 या 6, कम से कम 6 7 जरूर लिख देना। 7 पॉइंट में लिख देना, क्योंकि सारे को पॉइंट छोटे छोटे हैं इसलिए, तो आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में वही चीज़ बताई है, असेंबली ऑफ गुड्स हो गया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है, ये भी उसका काम है। वेयर हाउसिंग जो है उसका काम। उसके बाद में ग्रेडिंग जो है उसका काम है। फाइनेंसिंग उसका काम है। ट्रांसपोर्टेशन उसका काम है। और मार्केट सर्वे भी उसका काम है। और उसके बाद में आपका प्राइसिंग, ठीक है, तो ये प्राइसिंग भी उसका काम है। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ये भी आपका उसका काम है। और सेल्स ट्रेनिंग जो है ये भी उसका काम है। पार्ट 1 के लिए आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं, अभी अभी आपके सामने आने वाला है प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। आपको प्लेलिस्ट जो है ये डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, ठीक है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प जरूर मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।